देखो आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट कर रेशियो एनालिसिस, अगर मैं बोलूं कि कॉमर्स स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आगे चल के ये एक चैप्टर किसी इंसान का करियर बन सकता है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग स्पेशली जैसे जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, इन्वेस्टिंग का काम करते हैं, वो लोग के लिए तो ये चैप्टर अपने आप में उनके लिए करियर के जैसा है। ठीक है, तो जैसे जो लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग होते हैं, कंपनी का रिसर्च करने का काम करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्योंकि रेशियो एनालिसिस का मतलब देखो क्या है, यहाँ हम लोग अकाउंटेंट नहीं है। अभी तक जितना पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, हम लोग एज एन अकाउंटेंट पढ़ाई कर रहे थे कि किसी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुझे उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, इस मेंटालिटी से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये सेक्शन सी है, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बोलते हैं। जो सेक्शन ए हम लोग पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एंड ऑल दोस थिंग्स, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और अब जो हम लोग कर रहे हैं इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ये काम है एमबीए लोगों का, कि मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सारा अकाउंट्स बना दिया है, अब वो अकाउंट को देख के मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन निकालना है और मुझे कैसे उस अकाउंट्स को एनालाइज करके डिसीजन पे आना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, वो दिमाग मुझे चलाना आना चाहिए। अकाउंटेंट का काम था एंट्री पोस्ट कर दिया, बैलेंस शीट बना दिया, थमा दिया, सर ये आपका अकाउंट्स रेडी हो गया। अब वो बैलेंस शीट लेके मैं क्या करूं, उसका अचार डालूं? उस पीएल स्टेटमेंट को लेके मैं क्या करूं? वो मैनेजमेंट का काम है कि वो पीएल और बैलेंस शीट को लेके उसको कैसे एनालाइज करेगा, और फिर अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, मान लो हम लोग बैंक में कहीं अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो बैंक वाला लोन देने से पहले क्या बोलता है, आप अपने बिजनेस का सारा कागजात ला के दीजिए, आप अपने बिजनेस का पीएल ला के दीजिए, अपने बिजनेस का बैलेंस शीट ला के दीजिए, तब डिसाइड करेंगे आपका लोन पास होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन आता है वो पीएल और बैलेंस शीट क्यों मांग रहा है, और वो 2-3 दिन या हफ्ता भर का टाइम क्यों मांग रहा है? क्या करेगा वो? हफ्ता भर मेरा पीएल बैलेंस शीट लेके करेगा क्या वो? तो वहां पर फिर बैंक में बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग बैठे हैं, वो लोग मेरा पीएल और बैलेंस शीट को पूरी तरह से स्टडी करेंगे, उनका एक एक रेशियोज निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि इसको लोन देने लायक है या लोन देने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत नॉलेज मिलेगा, प्रोवाइडेड अपने लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे तो। प्रॉब्लम क्या होता है ये चैप्टर के साथ, स्कूल लेवल पे जनरली मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये होता है कि ये चैप्टर में क्या होगा, अगर तुम बुक खोलोगे तुमको बहुत सारा एक फॉर्मूला मिल जाएगा, 15-20 तो फॉर्मूला मिल जाएगा, ये निकालने का ये फॉर्मूला, ये निकालने का ये फॉर्मूला। स्कूल में क्या करेगा, बोलेगा ये 15 तो फॉर्मूला है, लर्न कर लो, बस सम्स करना चालू कर दो। सम्स आएगा, फॉर्मूला में बैठाते जाओ, आंसर आते जाएगा, तो लगेगा बस इससे इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं है, इस चैप्टर में तो कुछ सीखने का ही नहीं था, इतना आसानी से हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये चैप्टर दो भाग है इसका, एक है रेशियो, एक है एनालिसिस। प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में खाली रेशियो निकालना तो सिखा देता है, एनालिसिस करना नहीं सिखाता। तो ये चैप्टर का जो नॉलेज मिलना चाहिए वो चैप्टर मिल नहीं पाता स्टूडेंट लोग, वो लोग खाली सम्स करते ही रह जाता है कि सम्स कर लिए, आंसर निकाल लिए, बस आंसर आ गया, वेरी गुड। तो चैप्टर में जो नॉलेज लेने का था वो नॉलेज वो लोग गैदर नहीं कर पाता। तो अपने लोग इसको करते करते एनालाइज करना सीखेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये जो रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि खाली मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, तुम लोग रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया, हाँ सर आंसर आ गया, वेरी गुड। आंसर आ गया तो आ गया, ठीक है, करे क्या उसका? वो आंसर मेरे को क्या बताने का कोशिश कर रहा है, वो तो पता ही नहीं सर। तो अगर वही नहीं पता तो नॉलेज क्या मिला? ठीक है, तो अपने लोग एक एक चीज को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे और डिटेल में इस चैप्टर को अच्छा से करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या करने का होता है। तो यहाँ देखो, रेशियो में दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, एक होता है मेरा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है मेरा बैलेंस शीट। ठीक है, अब जो इनकम स्टेटमेंट है ये क्लास 11 का पीएल अकाउंट के जैसा नहीं है। यहाँ का जो इनकम स्टेटमेंट बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होता है।
तो ये स्टेटमेंट जो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है? इसको अभी नोट डाउन करो वरना सम्स करते समय समझ में नहीं आएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन करो। दिख रहा है सबको? इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा, अभी खाली एक बार नोट डाउन कर लो, ज्यादा सोचो मत। हो गया सर। क्लियर? सबको नोट डाउन कर लिया? हो गया सर। सबका हो गया? चलो अब इसको समझते हैं ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। यहां देखो सबसे पहला चीज है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सेल्स बोलते हैं। तो यहां पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है
जो मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज माय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो कोई भी बिजनेस का एक मेन बिजनेस होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, और उसके अलावा फिर क्या होता है, साइड से मान लो कोई इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, कोई कमीशन आ गया, वो सब छोटा मोटा साइड ऑन इनकम होता रहता है, पर दैट इज नॉट माय मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरा क्या होता है, कोई पर्टिकुलर काम जो मैं कर रहा हूं। तो नॉर्मली एक कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विसेज बेच रहा है, उससे जो उसको पैसा मिल रहा है, दैट इज इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई होप सबको पता है कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नहीं पता है तो वहां साइड में लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम करते हैं तो हम लोग को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाता है मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी ऑफिस से रिलेटेड सारा खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ये सारा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, सेल्समैन का कमीशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, शोरूम, शोरूम का एक्सपेंसेस, शोरूम का रेंट, ये सारा चीज। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो ये सब हो जाता है मेरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर मेरे को पूछेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये जो ईबीआईटी है, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मेरे को अगर पूछेगा कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर सेल्स माइनस ईबीआईटी करेंगे तो भी मेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। दो तरीका है, या तो सेल्स माइनस ईबीआईटी कर दो, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दो। जैसे भी करेंगे मेरे को टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। तो ये आ गया मेरा ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अब उसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स। यानी जो भी हमने बैंक से लोन ले रखा है या डिवेंचर इशू किया है, तो डिवेंचर लोग को हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स होगा, वो हम लोग का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसीलिए यहां पर क्या नाम आया था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का कमाई। इसका मतलब क्या था, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का कमाई। अब उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो इंटरेस्ट तो माइनस कर दिए, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ईबीटी। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे टैक्सेस। तो पहले ये था कमाई बिफोर टैक्स, यानी टैक्स के पहले का कमाई। अब जब टैक्स भी पेमेंट करके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम लोग जनरली पैट बोलते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, पर ज्यादा पॉपुलर नेम है पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम क्लास 11 के भाषा में नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्लास 11 में जब हम ट्रेडिंग और पीएल बना के जो नेट प्रॉफिट आता था, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक क्लियर? अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद क्या होता है, कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को डिविडेंड देती है। अब ये समझो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है। कंपनी में दो तरह का शेयर होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर।
तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, उसके साथ किसी तरह का कमिटमेंट नहीं होता है कि हम आपको इतना % डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे। मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ क्या होता है, एक कमिटमेंट होता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो आपको इतना % डिविडेंड हम जरूर देंगे। पर कंडीशन क्या है, प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। प्रॉफिट हुआ तो आपको इतना % डिविडेंड जरूर देंगे। पर इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होता, मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी नहीं दिए। अगर तुम लोग थोड़ा सा सर्च करेगा तो तुम लोग को पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट शुरू का कितना साल तक तो टैक्स ये डिविडेंड दिया ही नहीं था अपने शेयर होल्डर्स को। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, बिल गेट्स कितना साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया था। ठीक है, तो ये कमिटमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ। तो प्रेफरेंस डिविडेंड उनको पे करेंगे, उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा मेरे पास, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पाफेश, यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी इनको देने के बाद जो बचेगा सब बाद बाकी किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये जो बचता है इसको बोलते हैं रेसिडुअल प्रॉफिट, या फिर मेन नाम होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो क्या होता है ईपीएस। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग पर शेयर यानी अगर मैं शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी का, तो उस कंपनी के शेयर्स का मैं ये जरूर चेक करूंगा कि इसका अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है। तो जितना प्रॉफिट लास्ट में मेरे लिए बचा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, एक कॉलम होता है अदर इनकम का भी। तो अदर इनकम को क्या होता है, अगर अदर इनकम बाय चांस आता है तो हम लोग इसको ईपर में दिखाते हैं। जैसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ईबीआईटी आ जाता है, उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं अदर इनकम्स। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम्स को ऐड कर दिया जाता है। पर जनरली होता नहीं है, अगर हुआ अदर इनकम तो यहां पर ईबीआईटी के बाद अदर इनकम को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पूरा समझ में आ गया, क्योंकि देखो इसी के बेसिस पे सारा सम्स करना है हम लोग को। तो ये फॉर्मेट एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, और ये फॉर्मेट तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, बुक में क्या होता है, वो लोग इसी फॉर्मेट को पूरा नहीं पढ़ा के हर रेशियो में नीचे में अलग से पूरा लंबा लंबा चौड़ा कहानी दिखा दिखा के कराता है, तो वो कंफ्यूजिंग लगता है। ये फॉर्मेट एक बार पता चल गया तो सारा चीज एक बार में हम लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो देखो, ये फॉर्मेट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। डन। अब देखो प्रैक्टिकली भी तुम लोग को मैं दिखाता हूं किस तरह से होता है। अब देखो यहां पर एक कंपनी है बजाज ऑटो, आई थिंक सबको नाम सुना है। ठीक है, हमारा बजाज वो जो स्कूटर बिकता है, तो उस कंपनी है, वो कंपनी का देखो अपने लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। देखो कैसे बनाया हुआ है, पहले सेल्स किया, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ये लोग ऐड करता है अदर इनकम, जो मैं बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी। ईबीआईटी के बाद अदर इनकम ऐड किया जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पढ़ाई में डेप्रिसिएशन को भी हम लोग अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जोड़ लेते हैं, ये अपने सिलेबस के हिसाब से। ये लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डेप्रिसिएशन को बाद में दिखाता है, पर हम लोग का जो आईएससी का सिलेबस है वो हम लोग को बोलता है नहीं, डेप्रिसिएशन को भी आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जोड़ लो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, ये हम लोग का आईएससी का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसके बाद कंपनी ने टैक्स किया, फिर कंपनी का आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करता है तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है।
ठीक है, तो देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एकदम प्रैक्टिकल चीज पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे चल के रियल लाइफ में हम लोग के काम भी आने वाला है। होता है ना, बहुत बार पढ़ाई करते हैं तो लगता है सर बाद में क्या काम आएगा, कहाँ काम आएगा। ये तुम लोग को आंख के सामने दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज वही चीज करती है जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो समझ जाओ कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या रेशियोज होता है जो मुझे निकालना पड़ता है, इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लो। हो गया, लिख लिया सब कोई। चलो प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला रेशियो देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। अब एक बार अपना पीएल वाले फॉर्मेट में जाओ, देखो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेल्स का मतलब है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना, सेल्स का मतलब है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपना पीएल वाला फॉर्मेट में जाके चेक करो, अपने फॉर्मेट से ये डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है, सेल्स भी अवेलेबल है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। अब याद रखने का जरूरत क्या चीज का है, कुछ रेशियोज होता है जो परसेंटेज में निकलता है, और कुछ रेशियोज होता है जो परसेंटेज में नहीं निकलता है, वो टाइम्स में निकलता है। तो यहां पर देखो ये जो जो इंटू 100 किया है ना हम लोग, वो सारा रेशियोज परसेंटेज में निकलेगा। ये याद रखना तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी रेशियो कैसे भी निकाल देंगे, नहीं चलेगा। जो परसेंटेज में निकलना चाहिए वो परसेंटेज में ही निकलेगा। प्रैक्टिकली भी देखो तुम लोग को दिखाता हूं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो लोग, वो लोग भी यहाँ पर परसेंटेज में दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी वो लोग भी वही बोल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो, ये लोग परसेंटेज में निकालते हैं।
ठीक है, तो यानी जो नियम है वो नियम है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये सारा चीज परसेंटेज में निकलना चाहिए। ठीक है, तो जिसके जिसके आगे मैंने फॉर्मूला में इनटू 100 लिखा है, समझ जाओ वो सारा चीज परसेंटेज में निकल रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, वो परसेंटेज में निकलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ईबीआईटी बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, नया फॉर्मेट के हिसाब से सेल्स वर्ड हट चुका है, आजकल सेल्स वर्ड नहीं लिखते हम लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। ठीक है, सेल्स वर्ड को टेक्निकली गलत माना जाता है, क्योंकि मान लो कोई सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ही कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर में सेल्स क्या दिखाऊंगा मैं? सेल तो कुछ होता नहीं है, कोई प्रोडक्ट तो मैं सेल कर नहीं रहा हूं। आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, आई एम नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट। तो इसीलिए टेक्निकली सेल्स वर्ड को गलत माना जाता है। तो हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईबीआईटी बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर पूछेगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये वर्ड क्या होता है, स्टूडेंट लोग को कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, याद रखो। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऑपरेटिंग रेशियो पूछता है, स्टूडेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल के आ जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ये प्रॉफिट वर्ड जरूर लिखा रहेगा। अगर वर्ड नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये लोग एक्सपेंस का बात कर रहा है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय सेल्स, सेल्स के जगह क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है मैंने समझाया था, दो तरीका से निकलता है। या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दो तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? सेल्स माइनस ईबीआईटी कर दो तो भी मेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता चल जाएगा। तो दो तरीका से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा तरीका है सेल्स माइनस ईबीआईटी। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। देखो इसमें इनटू 100 नहीं है, इसमें टाइम्स है, इसमें इनटू 100 नहीं करते। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। अभी इन सब का मैं मीनिंग समझाऊंगा, इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, अभी खाली मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी मैं खाली रेशियो बता रहा हूं, एनालिसिस में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाता है ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट इनटू 100 नहीं करेंगे, ये टाइम्स में आता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ये भी परसेंटेज में आएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं एक एक करके कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, रेशियो तो पढ़ लिए, रेशियो लर्न कर लेंगे, पर उसका इंपॉर्टेंस तो पता होना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेरे को ये बताता है कि जो सामान को हम बाजार से खरीद के बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग फ्रॉम द रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मान लो मैं एक रिटेलर हूं, तो मैं बाजार से कोई सामान खरीद के बेचता हूं। तो मान लो अगर मैं कोई सामान को 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचता हूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, 2 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100 करूंगा तो 2/10 इंटू 100 आ जाएगा, 20%। तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप कमा सकते हो तो कितना कमा सकते हो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ज्यादा कभी नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बहुत सारा खर्चा आता है तब जाके नेट प्रॉफिट होता है। तो इससे ये पता चलता है ज्यादा से ज्यादा अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा तो कितना होगा। अब क्वेश्चन आता है ये मेरे को क्यों जरूरत पड़ेगा? सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक बैंकर हूं,
और तुम लोग में से कोई मेरे पास आया है लोन लेने के लिए, मेरा बैंक में लोन का इंटरेस्ट है मान लो 15%, 15% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या होगा, मैं तुम्हारा बैलेंस शीट या पीएल जब देखूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखूंगा, अगर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो खुद ही 15% है, तो जितना तुम्हारा मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम है उतना ही मेरे को तुम्हारे को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है तो हाउ विल यू सर्वाइव, कैसे दोगे, कहां से दोगे इंटरेस्ट? इसका मतलब कि तुम जितना कमाओगे सारा मेरे को दे दोगे, है ना? तो ये कहीं ना कहीं मेरे को एक आइडिया लगता है कि तुम्हारा मैक्सिमम कितना परसेंट कमाई है और उतना परसेंट का ब्याज तुम देना अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तो ये एक चीज है, बट यहां पर मैं डिसीजन पे नहीं आऊंगा, अभी और भी बहुत कुछ चेक करूंगा तब मैं डिसीजन पे आऊंगा कि लोन देना है कि नहीं। दिस इज वन थिंग विच आई विल चेक। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या है, देखो 10 रुपया में खरीदा 12 में बेच दिया, पर उसके बाद भी तो बहुत सारा खर्चा है जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। सैलरी देना है स्टाफ को, वेजेस पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रेंट देना है, ये सब भी तो खर्चा है। वो सब खर्चा को तो यहाँ नहीं देखा गया था। तो वो सारा खर्चा बाद देने के बाद क्या कमाई है, तो ईबीआईटी बताता है कि सारा खर्चा बाद देने के बाद, यानी ऑपरेटिंग खर्चा, फाइनेंस खर्चा का बात नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग खर्चा, ऑपरेटिंग यानी बिजनेस को चलाने का खर्चा, तो ऑपरेटिंग खर्चा बाद देने के बाद क्या कमाई है और उसका परसेंटेज कितना है। तो ये एक्चुअल मेरे को सिचुएशन बताता है कि सारा खर्चा जो बिजनेस रिलेटेड खर्चा है वो सारा बाद देने के बाद आपके घर में कितना परसेंट आता है। फिर ऑपरेटिंग रेशियो अपने को बताता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है। तो देखो कॉमन सेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मान लो 10% है तो यानी ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, क्योंकि यही दोनों मिला के 100% होगा। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर 10% है तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कितना हो गया, 90% हो गया। दोनों जन कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिला के 100 हो गए। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैंकर बन के सोचता हूं तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ईबीआईटी के बाद मिलेगा। चलो तुम लोग को बजाज ऑटो वाला एग्जांपल दिखाता हूं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम देखो आया है, कितना आया है, 905 रुपया। ठीक है, अब मान लो ये बजाज ऑटो तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसका कोई लोन नहीं है बाजार में। ठीक है, कोई दूसरा कंपनी जिसका लोन होता बाजार में, चलो देखते हैं कोई दूसरा कंपनी देखते हैं। चलो ये वाली कंपनी को देखो कितना ब्याज देता है बेचारा। यहां पर देखो इसका इंटरेस्ट देखो, ये इंटरेस्ट देता है हर साल 452 करोड़ रुपया का इंटरेस्ट देता है। जस्ट इमेजिन, ठीक है, हर साल 452 या 500 या 600 इतना करोड़ का ब्याज देना है इसको। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 1400 करोड़ का है। तो अब अगर मैं बैंक वाला हूं तो मैं ये देखूंगा कि ठीक है, अगर 1400 करोड़ का इसका कमाई है तो 400 करोड़ का ब्याज ये मेरे को दे सकता है। तो उसका इतना कैली है कि ये मेरे को 400 करोड़ का ब्याज दे दे। समझ में आ रहा कैसे चेक करता हूं कि 1400 करोड़ का अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 400 करोड़ का अगर ब्याज भी देना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैं ये 1 गायब कर दूं, खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका 474 करोड़ है, अब वो मेरे को 452 करोड़ का अगर ब्याज देना पड़ेगा तो ये कहां से देगा, कितना दिन दे पाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, कवर्ड जो मैं देखता हूं, इंटरेस्ट कवर्ड का मतलब हो जाता है कि कितना टाइम्स आई एम कवर्ड। तो अभी जैसे हम लोग रेन इंडस्ट्री का जो एग्जांपल देखे, उसका ईबीआईटी कितना है, 1450 करोड़ के आसपास है, और उसमें से उसको इंटरेस्ट कितना देना है। भैया आवाज कट गया, वापस से बोलेंगे? चलो दोबारा बोल, अभी आ रहा है आवाज? हाँ। चलो, अभी अगर हम लोग रेन इंडस्ट्री वाला एग्जांपल लें
तो उसका EBIT कितना है 1450 करोड़ और उसको इंटरेस्ट कितना देना है 450 करोड़। यानी आई एम हाउ मेनी टाइम्स एम आई कवर्ड, तो डिवाइड कर दो 1450 डिवाइड बाई 450, आंसर आया 3.22। यानी मेरा रिस्क बहुत कम है, 3 गुना ज्यादा आई एम कवर्ड। यानी इसका बिजनेस कल को अगर थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है, इसके कस्टमर्स थोड़ा बहुत भाग भी जाते हैं और इसका अर्निंग थोड़ा कम भी हो जाता है, तो मेरे को कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, आई कैन मैनेज, मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो 3 टाइम्स आई एम कवर्ड, यानी जितना मेरे को ब्याज चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा इसका कमाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को आराम से ब्याज दे सकता है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे को ये बात बताता है। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है कि फाइनली ये बंदा सारा खर्चा देने के बाद शेयर होल्डर को कितना कमाई लाके देता है। तो शेयर होल्डर को कमाई जो होता है वो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट रेशियो पे आता है। उसमें से भी अभी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, तब इक्विटी शेयर होल्डर का कमाई पता चलेगा, पर ओवरऑल शेयर होल्डर का कमाई पता चलता है। तो देखो यहां तक पूरा क्लियर हो गया कि हम लोग को कैसे पता चलता है कौन सा रेशियो किस काम में आता है। कोई कंफ्यूजन किसी रेशियो में? फिर अब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट और उससे रिलेटेड रेशियो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ये बड़ा भी है। आज तुम लोग को इतना ही पूरा दिमाग में रखना है, सारे ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है, और सारा ये कौन सा परसेंटेज में आएगा और कौन सा टाइम्स में आएगा ये करना है। और तुम लोग को क्या होमवर्क में दे रहा हूं, तुम लोग को यहाँ पर साइट में जाके रेन इंडस्ट्री का सारा निकालना है, जितना भी रेशियोज है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना और वहां से रेन इंडस्ट्री का लेटेस्ट निकालना। लेटेस्ट कौन सा है देखो, लेटेस्ट है उसका दिसंबर 2018 का, ठीक है, तो दिसंबर 2018 का लेटेस्ट निकाल के दिखाना। ये वाला फिगर्स लेना, कंसोलिडेटेड जो है यहाँ पर जो 14,000 रुपया 12,000 दिखा रहा है, ये दिसंबर 2018 का उसका पूरा मेरे को दिखाना कि क्या क्या रेशियोज आ रहा है। जो जो रेशियो हम लोग सीखे हैं वो सारा निकाल के अपने नेक्स्ट डे चेक करेंगे। ये साइट का नाम लिख लो तुम लोग, screener.in, साइट का नाम है screener.in। यहां देखो screener.in, ठीक है, इसमें जाना, टाइप करना रेन इंडस्ट्रीज और उसके बाद इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, दिसंबर 2018 का जो भी डेटा है उसका सारा रेशियोज निकालना। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या होमवर्क है? क्लियर, समझ में आया? सर फिर से बोले ना, आपका आवाज कटा है। तुम लोग को screener.in में जाना है